हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम करने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का लास्ट टॉपिक, दैट इज़ द न्यूक्लियस। इसके पहले के सारे टॉपिक्स हमने कर लिए हैं। अब चाहें तो इसके प्रीवियस सेशंस के वीडियोस देख सकते हैं। टुडे और पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज न्यूक्लियस। ऑब्वियस सी बात है, डिस्कशन का पॉइंट है न्यूक्लियस, और ये एक बेसिक डिफरेंस होता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। मतलब ये किसके फीचर्स हैं? यूकैरियोटिक सेल के। इसको सबसे पहली बार, यानी कि न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेली है जिसको पहली बार फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। आपने रॉबर्ट हुक का नाम पढ़ा होगा सेल से रिलेटेड। यहाँ है न्यूक्लियस रिलेटेड। कब? 1831 में। लेटर द मटेरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई। एक चीज और, न्यूक्लियस के स्टेनिंग किससे करते हैं हम? उसके फीचर क्या है? एसिडिक या बेसिक डाई, तो हम कहते हैं बेसिक डाई। was given the name chromatin, और ये जो क्रोमेटिन वर्ड ये किसने दिया था? फ्लेमिंग। इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन दो दो बन गया। अब आती है बारी की दी इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस कब का सिचुएशन है? व्हेन न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin, nuclear matrix, and one or more spherical bodies called nucleoli, जिसे सिंगुलर कहते हैं न्यूक्लियोलस। अब इसका मतलब क्या है? इस पैरे का मतलब क्या है? इस पैरा को समझने के लिए यहाँ आते हैं। सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर ये गिवन है कि अगर हम एक इंटरफेस के न्यूक्लियस को देखते हैं। अब इंटरफेस क्या है? सपोज ये सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन इज इन साइक्लिक मैनर, इसलिए हम कहते हैं सेल साइकिल या सेल डिवीजन। ये कुछ फेजेस में बटा हुआ है। अब ये सेल, कोई भी सेल है, मान लीजिए पेरेंट सेल है। अब इस पेरेंट सेल ने डिसाइड किया कि अब मुझे डिवाइड करना है, तो सबसे पहला जो फेज आएगा वो है G1, देन S, देन G2, देन ये है मल्टीप्लिकेटिव फेज। ये G1 से लेकर G1, S एंड G2, रास्ता यही है। आप यूटर्न लेकर रास्ता नहीं फॉलो कर सकते, रास्ता यही है, साइक्लिक वे। इस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। इस फेज को आपने इंटायरली आपने क्या बोला? इंटरफेज। इसका मतलब ये जो इंटरफेज है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब फेजेस। ये 3 सब फेजेस इसके अंदर है, 3 सब फेजेस। इसको बहुत ही डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ाई जाती है आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में। अब बात करते हैं ये 3 सब फेजेस इसके क्या है। इसके 3 सब फेजेस आपके सामने क्लियर है। G1 है, देन आपको मिलेगा S फेज, और फिर आएंगे G2 फेज। कई बार आप देखेंगे 2021 में भी ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। G1, S एंड G2, इसको आपने क्या बोला? इंटरफेस। इस इंटरफेस के वक्त ये सेल पूरी की पूरी इस M के लिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। तो अगर हम इस इंटरफेस के अंदर देखें तो एनसीईआरटी कहती है ये इंटरफेस के अंदर हमें 3 मेन कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। इन न्यूक्लियस ऑफ इंटरफेस वी हैव 3 मेन कंपोनेंट्स। कौन कौन से? एक एनसीईआरटी कहती है हमें क्रोमेटीन देखने को मिलेगा इंटरफेस के दौरान, इंपॉर्टेंट, क्रोमेटीन देखने को मिलेगा। दूसरा एनसीईआरटी कहती है कि हमें न्यूक्लियोलस देखने को मिलेगा, न्यूक्लियोलस। एंड थर्ड इज आपको देखने को मिलेगा न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म कहिए या मैट्रिक्स कहिए, न्यूक्लियस का मैट्रिक्स, बात सेम है। ठीक है। अब यहां बात करते हैं कि इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता क्या है। क्रोमेटीन किसे कहते हैं? न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं? तो यहां पर इस क्रोमेटीन की अगर हम बात करें, क्रोमेटीन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियोलस की बात करें, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको सबसे पहली चीज़ कि आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, ये फ्लूइड नेचर का होता है, फ्लूइड। तो इसमें क्या होंगे? फ्लूइड प्लस कुछ इसमें एंजाइम्स पाए जाएंगे। ये इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। क्रोमेटीन का जिक्र करते हैं। क्रोमेटीन में क्या मिलेगा आपको? तो आपको क्रोमेटीन में मिलेंगे
क्रोमेटिन, इसमें आपको मिलेगा डीएनए, देन आपको मिलेंगे कुछ प्रोटीन्स। अगर हम बात करें किस तरह के प्रोटीन्स मिलेंगे, तो ये प्रोटीन्स आपको दो तरह के मिल सकते हैं। कौन कौन से? आपको हिस्टोन प्रोटीन्स भी मिल जाएंगे एंड कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी आपको मिल जाएंगे। नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, इसका डिटेल स्ट्रक्चर आपको जेनेटिक्स में पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये क्रोमेटिन से रिलेटेड, यहाँ रहा न्यूक्लियोप्लाज्म से रिलेटेड। अब हम बात करें न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या होगा? न्यूक्लियोलस कहते किसे हैं? न्यूक्लियोलस। तो सबसे पहली चीज तो ये एक चीज आप यहाँ पर दिमाग में एक बात रख लें, क्यों न्यूक्लियस कोई एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, इसमें मेम्ब्रेन कोई बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। पहली चीज तो ये है क्या? मान लीजिए ये एक सेल है, ये एक सेल है, इस सेल के अंदर हम ये न्यूक्लियस बना दे रहे हैं बड़ा सा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर पोर इन बिटवीन दिस, और ये इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म मिलेगा जिसका हमने डिस्कशन कर लिया है। यहाँ पर सपोज आपके पास जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल्स आपके पास है। ठीक है, एक रफ डायग्राम देकर आपको आइडिया दे रहे हैं कि न्यूक्लियोलस होता क्या है। अब इस जगह पर आइए, जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर ये पार्ट इन्वॉल्व है राइबोसोमल आरएनए के सिंथेसिस में, आरआरएनए सिंथेसिस में। ये एक ही पार्ट नहीं, मोर देन वन पार्ट भी हो सकते हैं। सपोज ये पार्ट भी इन्वॉल्व है इसी के सिंथेसिस में। सो द पार्ट ऑफ दिस न्यूक्लियस which is involved in rRNA synthesis is called as nucleolus. क्लियर है? इसका मतलब न्यूक्लियोलस क्या है? इट इज द साइट, ये वो साइट है, इसीलिए कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं, ये बस वो जगह है, वो साइट है, साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस। याद करेंगे mRNA, tRNA, snRNA, ये सब नहीं, rRNA यानी कि राइबोसोमल आरएनए। सो इट इज अ साइट ऑफ rRNA सिंथेसिस। इस एरिया को, इस साइट को हम क्या कहेंगे? इसी साइट को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोलस का। इसका मतलब ये किस में इन्वॉल्व होगा? ये इन्वॉल्व होगा प्रोटीन के सिंथेसिस में। इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि क्या इसका नंबर कांस्टेंट होगा हर सेल में? तो नहीं, नंबर इसका वैरी करेगा डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन। तो इसके जो नंबर होंगे, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, ये क्या करेंगे? ये वैरी करेगा। किससे वैरी करेगा? अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन के हिसाब से। अगर किसी जगह पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो इसके नंबर भी ज्यादा होंगे। दूसरी चीज, क्या इसमें कोई मेम्ब्रेन है? तो पहले ही लिख दिया, मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इसकी साइज भी वेरी करती है। ये पूरा इंफॉर्मेशन रहा आपका न्यूक्लियोलस से रिलेटेड। तो आई थिंक ये जो इंफॉर्मेशन दी हुई है इंटरफेस से रिलेटेड क्रोमेटिन का, न्यूक्लियोलस का, न्यूक्लियोप्लाज्म का, ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एनसीईआरटी की बुक पर। फिगर 11.11, दिस फिगर स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये एक न्यूक्लियस है और आप देख सकते हैं ये वो न्यूक्लियोलस यानी कि वो साइट जहां आरआरएनए की सिंथेसिस चलेगी। ठीक है, ये रहा वो न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड प्लस एंजाइम, ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इसके बीच में न्यूक्लियर पोर जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होंगे। Electron microscopy has revealed that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between 10 to 50 nanometer, called the perinuclear space. It forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक न्यूक्लियस को देखते हैं तो इस न्यूक्लियस में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पैरेलली होते हैं एक दूसरे के, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसका बताया गया है कि इस स्पेस को आप क्या कर रहे हैं? पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी न्यूक्लियर स्पेस।
इसी का आपको डायमेंशन दिया हुआ है कि इट वेरीज फ्रॉम 10 टू 50 नैनोमीटर। ये जानकारी किसके लिए है? इसके लिए है। ये जो देख रहे हैं ना आप, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस, इसकी बारे में बात हो रही है, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब ये क्या कर रहा है? अब ये न्यूक्लियस है तो साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो ये जो साइटोप्लाज्म में, यानी कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में ये क्या कर रहा है? बैरियर का काम कर रहा है, ठीक है। Now, the outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it. ये हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था, तब हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि इसी के साथ क्या एसोसिएटेड होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसमें क्या लगे होते हैं? आपने देखा था इस पे क्या लगे होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हमने पढ़ा था जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था तब। इसकी वीडियोस अवेलेबल है। एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड, जहाँ की ये न्यूक्लियर एनवेलप यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, उसी जगह पर आप क्या कहते हो? माइन्यूट पोर वहाँ क्रिएट हो जाता है उसके नहीं होने की वजह से। ये रहा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब यहाँ पर तो नहीं है, तो इसे क्या कहोगे आप? न्यूक्लियर पोर। इसे हम कहते हैं दीज आर न्यूक्लियर पोर्स, are passes through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. अब यही वो जगह है, जैसे मान लीजिए, एक सेपरेट ही डायग्राम बना देते हैं आपके लिए। जैसे मान लीजिए ये एक बड़ा सा सेल, ये एक बड़ा सा सेल, ठीक है। इसके अंदर ये एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब ये न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर वहाँ है जहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तभी तो वो माइन्यूट पोर क्रिएट हुआ है। अब ये एक रास्ता प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। किसके लिए? कुछ भी अगर आना जाना हो, ट्रांसपोर्टेशन होना हो, तो ये रहा आपका न्यूक्लियस और ये है साइटोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में अगर प्रोटीन का, आरएनए का लेन देन होना है तो किस डायरेक्शन में होगा? किस जगह से होगा? इसे न्यूक्लियर पोर के थ्रू होगा, क्योंकि यही एक पैसेज प्रोवाइड करवा रहा है। इसी का डिस्कशन यहाँ हुआ है। नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। एक बात और, डिपेंड करता है सेल के ऊपर, ज़्यादातर की बात हो रही है। अगर हम न्यूक्लियस के नंबर की बात करें, न्यूक्लियस के नंबर की बात करें, किसके बात कर रहे हैं हम? न्यूक्लियस के नंबर की। तो अगर हम जनरली बोलें, जनरली ज़्यादातर, तो आम तौर पर अगर आप देखेंगे नॉर्मली, तो नॉर्मली एक सेल में एक न्यूक्लियस होंगे। नॉर्मली वन न्यूक्लियस इन ईच सेल, इन ईच सेल। हर एक सेल में कितने न्यूक्लियस होंगे? वन, ठीक है। अच्छा, अब एक और यहाँ पर आता है पॉइंट इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये तो नॉर्मल की बात हो गई, ठीक है। और बायोलॉजी में तो नॉर्मल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक बात और, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लेंगे सेल्स के, जैसे कि आपके पास है आरबीसी। आप प्लांट में पढ़ा होगा आपने सीव ट्यूब्स, आपने पढ़ा होगा सीव ट्यूब, सीव ट्यूब। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, दे आर ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता। और नहीं है न्यूक्लियस, ऐसे आप क्या कहते हो? ई न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अगर ये पूछे क्या ये लिविंग है या डेड है, स्टिल दे आर लिविंग, ठीक है। दूसरी एक और इंफॉर्मेशन, तो ये रहा एक इंफॉर्मेशन, न्यूक्लियस है ही नहीं, यहाँ नॉर्मली वन न्यूक्लियस पर सेल। और यहाँ एक नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो नोट पॉइंट में, कि बहुत सारे ऐसी आपको सेल्स मिल जाएंगे जहाँ मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, मेनी न्यूक्लियाई, मल्टीपल न्यूक्लियस, मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियस। मल्टीपल न्यूक्लियस के सिचुएशन में आप नाम अलग अलग यूज करते हैं, जैसे कि यही अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, इसे हम क्या कहेंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। अगर आप स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं, स्लाइम मोल्ड की, स्लाइम मोल्ड आप पढ़ेंगे जब आप किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, तो अगर आप स्लाइम मोल्ड की बात करते हैं
वहां पर इसके मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को का नाम दिया जाता है, हम बोलते हैं प्लाज्मोडियम। ये इस प्लाज्मोडियम को उस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से कभी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस कंडीशन का नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम जीनस है और वाइवेक्स स्पेशीज है, वो साइंटिफिक नेम है, तो दोनों को कंफ्यूज नहीं करेंगे आप। अगर आप बात करते हैं फंजाई की, तो फंजाई के केस में भी आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे फंजाई मिलेंगे आपको जहां मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होगा, और आप यहाँ कहते हैं सीनोसाइटिक कंडीशन। जैसे आप फाइकोमाइसिटीज पढ़ेंगे, जब हम किंगडम फंजाई पढ़ेंगे तब हम इसका डिस्कशन करेंगे। इसका नाम है सीनोसाइटिक। तो सीनोसाइटिक का कंडीशन हो गई किसकी? मल्टी न्यूक्लिएटेड की। तो हम फंजाई के केस में हम इसके लिए एक अलग टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अगर यही आप बात करेंगे इसकी कोकोनट वाटर की, ठीक है, तो कोकोनट वाटर में अगर आप वर्ड यूज करते हैं, ठीक, कोकोनट वाटर, आप पानी पीते हैं ना, नारियल का जो पानी होता है, कोकोनट वाटर, तो कोकोनट वाटर में भी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होता है, वहां पर हम यूज करते हैं वर्ड सिंक्टियम। ये जनरली एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, बट प्लांट में एक्सेप्शन है। कोकोनट के केस में कोकोनट वाटर के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो अगर ये वर्ड देख लें तो आप कंफ्यूज ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ वो कंडीशन है मल्टीपल न्यूक्लियस के जहां हम वर्ड यूज करते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं इंटरफेस का कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। अब आते हैं एनसीईआरटी पर। सो नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। Variations in the number of nuclei are also frequently observed. Can you recollect names of organisms that have more than one nucleus per cell? हमने अभी देखा some mature cells even lack nucleus, जैसा कि erythrocytes of many mammals, जैसे कि आरबीसी की बात किया हमने, सीव ट्यूब की बात किया, सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट। Would you consider these cells as living? ये लिविंग है, यस। आप क्या बोलेंगे? यस, दे आर लिविंग सेल्स, लेकिन उनके पास क्या है? न्यूक्लियस नहीं है, दे आर ई न्यूक्लिएटेड। ना द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसे आपने न्यूक्लियोप्लाज्म बोला था, कंटेन्स न्यूक्लियोलस, उसी में तो न्यूक्लियोलस होगा, बट ये कोई मेम्ब्रेन बाउंड तो है नहीं, एंड क्रोमेटिन भी वही होंगे। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, ये न्यूक्लियोलस का सिंगुलर फॉर्म, आर द स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm, क्योंकि ये कोई membrane bound structure है ही नहीं, as it is not a membrane bound structure। very very important point, यहाँ से जबरदस्त क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है स्ट्रेट लाइन में, ट्रू एंड फॉल्स में, एंड बेस्ट होगा यहाँ से assertion reason टाइप क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए। It is a site for active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nucleoli are present in the cells actively carrying out protein synthesis। जैसा कि हमने यहाँ पर भी डिस्कस किया था कि ये जो न्यूक्लियोलाइज है, ये न्यूक्लियोलस है, इनका नंबर वेरी करेगा, डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस कितनी होनी है। ज़्यादा होगी सो इस नंबर वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोटीन। यहाँ पर ये पॉइंट डिस्कस किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ये रहा आपके लिए जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट है बहुत इजी। यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस, अभी हमने इंटरफेस की बात की, न्यूक्लियस हैज अ लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड द क्रोमेटिन, उसे हमने क्रोमेटिन बोला था, ठीक है। बट क्योंकि वो कंडेंस नहीं होते, वो लूज होते हैं, वहां पर कंडेंस स्ट्रक्चर कहाँ आपको देखने को मिलेंगे? मेटाफेज में। जब हम सेल साइकिल करेंगे तब हम मेटाफेज, एनाफेज सब कुछ डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। But during different stages of cell cycle, cell division, cells show structured chromosomes in place of the nucleus. Chromatin contains DNA and some basic proteins called histones. तो हमने ये क्रोमेटिन जब डिस्कस किया था तब हमने आपको बताया था कि क्रोमेटिन में एक्चुअली होता क्या है। क्रोमेटिन में आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हो, लिखा हुआ यहाँ पर। क्रोमेटिन में आपको क्या मिल जाएगा? क्रोमेटिन में आपको मिलेगा डीएनए एंड सम प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कैसे? हिस्टोन्स एंड नॉन हिस्टोन्स दोनों तरह के मिल सकते हैं। उसी का यहाँ लिखा हुआ है कि सम बेसिक प्रोटीन्स, यही बेसिक प्रोटीन्स का नाम क्या है? हिस्टोन, दे आर बेसिक इन नेचर। एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी, यहाँ दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं। प्रोटीन्स में हिस्टोन्स भी मिलेंगे, नॉन हिस्टोन्स भी मिलेंगे, और इनका नेचर क्या होता है? बेसिक। दे आर नॉट एसिडिक, दे आर बेसिक इन नेचर, बेसिक प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है ना। एंड ऑल्सो आरएनए, अ सिंगल
human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 यानी कि 23 पेयर्स। अब ध्यान से देखिए, इसमें ये बताया गया है कि अगर एक ह्यूमन सेल की अगर हम बात करें तो ह्यूमन सेल के अंदर अबाउट, ये आप देख सकते हैं, ये जो आपका डीएनए है अगर हम इसको लेंथ इसका नापे तो नियर अबाउट आपको 2.2 मीटर, डबल स्टैंडर्ड होते हैं, लीनियर होता है, ठीक है। तो नियर अबाउट ये डीएनए है, ठीक। तो ये नियर अबाउट ह्यूमन के अंदर क्या डेटा दिया हुआ है, नियर अबाउट 2.2 मीटर का होता है। अब भाई 2.2 मीटर का डीएनए है ना, और यही 2.2 मीटर का डीएनए टूट टूट कर क्रोमोसोम, जो आप पढ़ते हो ना कि ह्यूमन के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ये आपने पढ़ा है, जानते भी हो आप। क्रोमोसोम्स होते हैं 23 पेयर, यानी कि क्या हो गए आपके 46 नंबर में, कितने हो गए 46, 23 पेयर है ना, यानी कि कितने हो गए टोटल 46। तो ये जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बोलते हो ये क्या है, यही डीएनए बनाते हैं ये 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए, अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग, 2.2 एक्चुअली है ये, लॉन्ग थ्रेड डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स 46 यानी कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। You will study the detail of DNA packaging in the form of chromosomes in class 12। बार बार हम आपको यही बात कह रहे हैं कि इससे रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन बहुत ही डिटेल में पढ़ाई जाती है आपको 12th क्लास के जेनेटिक्स में, तो वहाँ पर आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन बताई जाती है। तो बहुत ज़्यादा हैरान परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर एक एक इन्फॉर्मेशन आप डीएनए का थ्रेड वो बना कैसे है, उसके बैकबोन को, उसके ब्रिज को, इसके एक एक स्ट्रक्चर को बहुत ही डिटेल से पढ़ते हो, ठीक है। कब, क्लास 12th में। एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल्स, बहुत इंपॉर्टेंट, कब क्रोमोसोम आपको विजिबल होगा, डिवाइडिंग सेल में। एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और द सेंट्रोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा तो हम कहते हैं सेंट्रोमियर। एक चीज और, कंस्ट्रिक्शन का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं दबाव, जहां पहली बार दबाव हुआ है क्रोमोसोम पर उसको आप कहते हो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, या उसे कहते हैं आप सेंट्रोमियर। on the sides of which disc shaped structures called the kinetochores। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर आप एक कंस्ट्रिक्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर कंस्ट्रिक्शन हो गई है ना, तो इसे आप कह रहे हैं सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। अब सेंट्रोमियर की तरफ आप देख सकते हैं एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है दोनों तरफ, है ना, इसे आप क्या कहते हैं, काइनेटोकोर। तो कंस्ट्रिक्शन को आप बोलेंगे सेंट्रोमियर, और कंस्ट्रिक्शंस के साथ क्या प्रेजेंट होंगे, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स, इसे आप कहते हैं काइनेटोकोर। सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर इसी से अटैच होकर दोनों को अपोजिट पोल में खींच लेते हैं काइनेटोकोर के साथ। तो इस पॉइंट को आप यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, और हाँ, इस पॉइंट को इस लिंक करता है आपका सेल डिवीजन सेल साइकिल। तो जब आप सेल साइकिल सेल डिवीजन पढ़ लेते हैं और उधर 12th का वो जेनेटिक्स वाला पार्ट कर लेते हैं, तो इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी क्वेरीज है सारी सॉल्व हो जाती हैं। अब बात करते हैं यहाँ, क्योंकि ये दोनों इंटरलिंक्ड है इसलिए सेंट्रोमियर्स होल्ड द 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम। इतना इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, कितनी बार पूछा गया है कि 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर हेल्ड बाय, तो आपको बोलना है सेंट्रोमियर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लेंगे। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, अब ये कंस्ट्रक्शन जो हुआ है, सेंट्रोमियर हुआ है, ये सेंट्रोमियर के पोजीशन के बेसिस पर कि ये है कहाँ, ठीक है, उसके आधार पर आप देख सकते हैं द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। जैसे अगर ये कंस्ट्रक्शन, जैसे मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये कंस्ट्रक्शन अगर बिल्कुल बीचों बीच में हो, अगर कोई कंस्ट्रक्शन, ये मान लीजिए क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक, ये क्रोमोसोम है, और ये अगर कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बीचों बीच में हो जाए तो आप कहेंगे मेटा। लेकिन अगर मान लीजिए थोड़ा सा एक तरफ, थोड़ा सा, और जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, तो हम पूरा को बनाकर ही बता रहे हैं। अब मान लीजिए इसका कंस्ट्रक्शन क्या बराबर है, तो आप कहेंगे नहीं, मिडिल से थोड़ा सा हट गया, देखिए एक लाइन ले रहे हैं आपको मिडिल समझाने के लिए, मिडिल से थोड़ा हट गया तो आप बोलेंगे सब, यानी कि इसे आप क्या कह रहे हैं, मेटासेंट्रिक। इसे आप क्या कह रहे हैं, सब मेटासेंट्रिक। अब थोड़ा सा और ले जाते हैं कंस्ट्रक्शन को, थोड़ा सा और ले जाते हैं, है ना, यानी कि अब आप देख पा रहे हैं एक तरफ बहुत ज्यादा पोर्शन है और दूसरे आर्म क्या है, एकदम लॉन्ग, यानी कि एक एकदम शॉर्ट और एक एकदम लॉन्ग। तो इसको आप क्या कहेंगे, एक्रोसेंट्रिक। इसे आप क्या कहेंगे, एक्रो।
लेकिन अब एक कंडीशन क्या आया, जबकि आर्म जो है ना, जो सेंट्रोमियर है, बिल्कुल टिप पर चला गया, जिसकी वजह से इसका शेप ही आई जैसा लगने लगा। भाई कंस्ट्रक्शन एकदम टिप पे चला गया है, एकदम एक एंड पे चला गया है। तो इस एंड, इसको आप क्या कहेंगे, टीलो, एकदम टीलो पर पहुंच गया ना, टिप पर पहुंच गया, इसको हम कहेंगे टीलोसेंट्रिक। तो मेटा एकदम बीच में हो, सब जब बीच से थोड़ा सा हटके हो, एक्रो बहुत ज्यादा हट गया, टुवर्ड्स एंड जा रहा है लेकिन एंड पर पहुंच गया, तो टीलोसेंट्रिक। ठीक है, यहां आप देख सकते हैं थ्योरी में यही पोर्शन लिखे हुए हैं। द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स हैज मिडिल सेंट्रोमियर, देख पा रहे हैं ये मिडिल वर्ड यूज किया गया है, फॉर्मिंग द टू इक्वल आर्म्स, चूंकि ये मिडिल में होगा तो दोनों आर्म्स इक्वल होंगे। मान लीजिए इस आर्म को आप बोलते हैं पी आर्म, इसको आप बोल रहे हैं क्यू आर्म, तो पी एंड क्यू आर्म दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस बिल्कुल बीच में हुए हैं, है ना। फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। बढ़िया। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सेंट्रोमियर स्लाइटली, देख सकते हैं बिल्कुल बीचों बीच में नहीं, हल्का सा, स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम, रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। देख पा रहे हैं ये मिडिल से थोड़ा सा स्लाइटली मूव किया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, जैसे भी मिडिल से एंड कर जाए, मिडिल से अगर पोजीशन हट रही है तो एक लंबा और एक छोटा तो होगा ही, है ना, एक शॉर्ट होंगे एक लॉन्ग होंगे हम। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, अब हम बात करें एक्रोसेंट्रिक की, यहाँ पर क्या हो जाएगा, द क्रोमोसोम इन द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर हैज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड। देखिए क्लोज की बात कर रहा है, एट एंड नहीं बोला, ठीक है, इसने बोला क्लोज टू एंड, एकदम एंड की तरफ, उसके नजदीक, एंड फॉर्मिंग एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। तो अब यहाँ पर एक आर्म एकदम छोटा और एक एकदम लॉन्ग है। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक, अब कहानी टीलो की तरफ आ गई, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, ये टर्मिनल पर पहुंच गया, सेंट्रोमियर खिसकता खिसकता बिल्कुल एक एंड पर पहुंच गया। तो आई थिंक ये चारों पॉइंट आपको बहुत ही डिटेल से क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ डायग्राम ये मेंशन्ड है। ठीक है, चलिए इसके साथ आपको एक पॉइंट यहाँ समझ में आना चाहिए, ये दिया गया है, अगर एक दूसरी भी कंस्ट्रक्शन हो जाए, ये हर क्रोमोसोम पर नहीं होती, इंपॉर्टेंट, अगर ये दूसरी एक और कंस्ट्रक्शन हो जाए उसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, और उसके बाद जितने भी डीएनए का पोर्शन उस क्रोमोसोम में आएगा उसको आप कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैटेलाइट डीएनए। जब आप जेनेटिक्स पढ़ते हैं एक आपको पॉइंट पढ़ाया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं, मैटरनल पैटर्नल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्रिमिनल इश्यूज को सॉर्ट आउट करने के लिए हम करते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। अभी आप श्रद्धा का एक केस सुन रहे होंगे जो दिल्ली में हुआ है, तो इससे रिलेटेड जो उसके जो इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट किए जा रहे हैं कि क्या ये सारे पीसेस उसी पर्सन के हैं, क्या वो पर्सन उन्हीं की बेटी है, तो वो रिलेट किया जा रहा है, उसको शॉर्ट आउट करने में ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही सहारा लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, इसे हम पढ़ते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाम का एक टॉपिक है आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहां पर नाम जान ले, यही सैटेलाइट की बात करेंगे। ठीक है, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस, और ये नॉन स्टेनिंग पार्ट होती है, स्टेन नहीं लेते, एट अ कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रैगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट, और उस पोर्शन में जितने भी डीएनए आएंगे उनको बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। यहाँ पर कुछ रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, डिटेल आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ाई जाती है। एक लास्ट का टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, माइक्रोबॉडीज। So many membrane bound minute vesicles called microbodies that contain various enzymes are present in both plant and animal cell। यानी कि यहाँ से एनसीईआरटी ये कहती है माइक्रोबॉडीज को रिलेट करके कि माइक्रोबॉडीज सबसे पहले तो आपको प्लांट माइक्रोबॉडीज, तो माइक्रोबॉडीज आपको प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों में मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको प्लांट सेल्स में भी मिलेगा एंड एनिमल सेल्स दोनों में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों में मिलेंगे, सबसे पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि एक यूकैरियोटिक आप सेल में अगर आप देखें तो एक वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कैसा? वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब इस वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर क्या होंगे, हैव सम स्पेसिफिक एंजाइम्स, सम स्पेसिफिक एंजाइम्स। तो हम इन्हीं को क्या नाम दे देते हैं, माइक्रोबॉडीज।
बॉडीज। ठीक है, अब इन्हीं माइक्रो बॉडीज का अब देखेंगे आपके सिलेबस में 3 टाइप के माइक्रो बॉडीज बताई गई हैं। 3 टाइप्स के माइक्रो बॉडीज का डिस्कशन किया गया है। 3 टाइप्स का आपके सिलेबस में है। 3 टाइप के माइक्रो बॉडीज का डिस्कशन किया गया है। आप कहेंगे यहाँ तो है नहीं, चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, एक आपको मिलेगा 3 माइक्रो बॉडीज हैं। एक माइक्रो बॉडीज का नाम है ग्लाइऑक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम। सो ये ग्लाइऑक्सीजोम क्या है? एक तरह का माइक्रो बॉडी। दूसरा आपको माइक्रो बॉडी मिलेगा जिसे आप कहते हैं पेरोक्सीजोम, पेरोक्सीजोम्स। और एक माइक्रो बॉडी आपको मिलेगा थर्ड टाइप का, जो आपके सिलेबस में पढ़ना है, वो है स्फेरोजोम्स। यहां पर बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, स्फेरोजोम्स। नाउ सी, अब यहां पर अगर हम देखें तो एक ग्लाइक्सिजोम से रिलेटेड क्या मिलेगा आपको कि जितने भी ऑयल सीड्स हैं, जितने भी सीड्स से जहां से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हो, मस्टर्ड सीड है ना, सनफ्लावर सीड, जहां से आप ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फैट के ऑक्सीडेशन में मिल जाते हैं, वहां माइक्रो बॉडी आप कह देते हो। तो जितने ऑयल सीड्स हैं वहां पर आपको ये मिल जाएंगे। जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्फेरोजोम्स की, तो स्फेरोजोम्स को बोलते हैं जो प्लांट के अंदर लाइसोजोम्स होते हैं उन्हीं को, ये आ गया आपका स्फेरोजोम्स। ठीक है, तो स्फेरोजोम्स किसका मतलब है? प्लांट के लाइसोजोम को। प्लांट के लाइसोजोम को हम कहते हैं स्फेरोजोम, प्लांट के लाइसोजोम्स को। इसके लिए हमारा डिटेल इंफॉर्मेशन है इस स्लाइड पर। अगर हम पेरोक्सीजोम को देखें, पेरोक्सीजोम को, पेरोक्सीजोम्स को अगर आप देखें तो पेरोक्सीजोम प्लांट एनिमल सेल दोनों में मिलेंगे। क्या प्रोड्यूस करते हैं? इसके नाम में देखिए, पेरोक्सीजोम। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा? पेरोक्साइड, पेरोक्साइड, पेरोक्साइड प्रोड्यूस करेगा। कोई एंजाइम भी होते हैं इसके पास, पेरोक्सीडेज, पेरोक्सीडेज। ठीक है, क्या ठीक है, ये बात क्लियर। तो ये पेरोक्साइड है, पेरोक्सीजोम में मिलेंगे पेरोक्साइड, और इसमें एंजाइम क्या है इन्वॉल्व? पेरोक्सीडेज। क्या फंक्शन है इसका? कहाँ ये हेल्प करता है? इसका क्या फंक्शन है पेरोक्सीजोम का? तो आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में, प्लांट फिजियोलॉजी में हम वापस से उसे पढ़ेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी में आपके पास एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आप पढ़ते हो, वहाँ पर एक टॉपिक आता है फोटो रिस्पायरेशन का। तो वहाँ पर फोटो रिस्पायरेशन में आपने पढ़ा होगा, फोटो रिस्पायरेशन में 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होते हैं, फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है, फोटो रिस्पायरेशन में इसकी हेल्प है। उसके बाद आप पढ़ेंगे अगर बीटा ऑक्सीडेशन, वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ती है, बीटा ऑक्सीडेशन में भी। ठीक है, चलिए, ये फोटो रिस्पायरेशन हमें फोटोसिंथेसिस में पढ़ना है। जब हमारा नेक्स्ट जो हमारा आएगा वीडियो, वो आएगा प्लांट फिजियोलॉजी को लेकर। तो आई थिंक यहाँ से आपके पॉइंट ऑफ डिस्कशन पूरी एनसीईआरटी की क्लियर हो गई होगी। यहाँ से आप इसकी पूरी समरीज पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट होती है, फील फ्री टू आस्क। आप कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं, वहाँ अपने क्वेरीज पुट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में उसी क्वेरी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन हमारा होगा प्लांट फिजियोलॉजी को लेकर। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।